नमस्कार साथियों साथियों नए साल की शुभकामनाएं हो। काफी के लिए ये नया साल बहुत बेकार बन के आया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समायोजन 3.0 पूरा हो चुका है। अब इसके बाद प्रमोशन किए जाएंगे और प्रमोशन किन किन का होगा इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और इसके साथ ही मैं आपका कैडर भी बताऊंगा। जैसा कोई अंतर जनपदी से आया है और पहले से मैं सीनियर है तो किसका होगा ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अतः इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी स्थिति क्या चल रही है। इसके साथ ही 31 तारीख को जो बैठक हुई है अपर मुख्य सचिव जी द्वारा, उसका क्या रूपरेखा बन के आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या निर्देश दिए गए और ये जो मैटर है ये प्रमोशन वाला है, ये कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। क्योंकि समायोजन 3.0 तो बहुत जल्दी हो गया, तो ये भी बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा पहले मैं आपको बता दूं जो लेटर है, देखिएगा साइड से 31 दिसंबर 2025 का लेटर है। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आजमगढ़ मंडल और सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ बलिया एवं मऊ। क्योंकि स्थिति सभी की यही चलेगी। क्योंकि साथियों ये एडी बेसिक जी द्वारा ये काम दिया गया है, जो प्रमोशन का दिया गया है अपर मुख्य सचिव जी द्वारा, वो एडी बेसिक यानी मंडल वाइज आपके मंडल में जितना जिला आ रहे हैं वो सारा मंडल का कार्य प्रमोशन से रिलेटेड एडी बेसिक देखेंगे। देखिएगा विद्यालयों में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के प्रभार के संबंध में पहले ये मैटर चल रहा है, ये मैटर इनको निपटाना है। चलिएगा थोड़ा सा लेटर पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपका कौन सा कैडर है, आप सीनियर होगे या जूनियर होगे। अगर आप चार्ज नहीं लेना चाह रहे हो तो आप जूनियर को दे सकते हो, लेकिन उसमें भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होगी। देखिएगा आज दिनांक 31/12/2025 को ACS की समीक्षा बैठक में उपरोक्त बिंदु पर प्रगति आख्या के विषय में समीक्षा की जाएगी। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में 150 छात्रों से अधिक छात्र संख्या, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वहां पर स्थायी हेडमास्टर पदोन्नति तैनात किया जाना है। यानी कि जहां पर 150 छात्रों से अधिक होनी चाहिए, यानी 151 होनी चाहिए, ठीक है। तथा शेष प्राथमिक विद्यालयों में जहां 150 छात्रों से कम छात्र संख्या है वहां वरिष्ठ अध्यापक को प्रभार देना है। तो यानी कि यहाँ पर जो वरिष्ठ टीचर होगा उसको दिया जाएगा। वरिष्ठ कौन होगा मैं आपको बताऊंगा कि जो नियुक्ति है वो जिले की मानी जाएगी या स्कूल की मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपने यानी 150 से ऊपर है तो यहाँ पर एक प्रधानाध्यापक रहेगा और 150 से नीचे तो वरिष्ठ। इसी प्रकार जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 से अधिक छात्र संख्या है और यदि वहां पर स्थायी प्रधानाध्यापक तैनात नहीं है तो वहां पर प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति तैनाती की जानी है। तो जूनियर के लिए होगी 100 से ऊपर। उपयुक्त दोनों के कार्य के लिए जनपद की 2 वरिष्ठता सूची बनाई जानी है। तो 2 वरिष्ठता सूची बनेंगे। देखिएगा पहली है जूनियर के सहायक अध्यापकों की तथा प्राथमिक विद्यालयों पर पदांकित प्रधानाध्यापकों की एक सम्मिलित जनपदीय वरिष्ठता सूची। तो यहाँ पर देखिएगा 2 वरिष्ठता सूची बनेगी, जिसमें जूनियर के जो टीचर्स हैं उनको लिया जाएगा और प्राइमरी के जो हेड टीचर हैं प्रधानाध्यापक है उनको लिया जाएगा। तो यहाँ 7 ली जा रही है। और दूसरा प्राइमरी के सहायक अध्यापकों की जनपदीय वरिष्ठता सूची। तो जो प्राइमरी के सहायक अध्यापक हैं, जो इंचार्ज हेड है, उनकी वरिष्ठता सूची बनेगी। तो 2 सूचियां बनेंगी। एक वो बनेगी यहाँ पर 150 से ऊपर है प्राइमरी में और जूनियर में 100 से ऊपर है, और बाकी के जो नीचे हैं वो अलग सूची बनेगी। चलेगा। उपरोक्त सूची तैयार होने के बाद प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टर पद पर जहां 150 से अधिक छात्र संख्या हो परंतु हेडमास्टर स्थायी तौर पर पदांकित ना हो, वहां पर प्रमोशनल द्वारा प्रधानाध्यापक तैनात करना है। तथा जिन विद्यालयों में 100 से अधिक छात्र संख्या हो परंतु वहां पर समायोजन द्वारा प्रधानाध्यापक स्थायी तौर पर तैनात ना हो, ऐसे जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति तैनाती की जानी है। उपरोक्त कार्य 15 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 15 जनवरी 2025 तक पूर्ण किया जाना है। यानी कि सर्दी की छुट्टियों में ये सारा कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। और जिन प्राथमिक विद्यालयों में 150 से कम छात्र अध्ययनरत हैं तथा जिन जूनियर हाई स्कूलों में 100 से कम छात्र अध्ययनरत हैं वहां पर ना तो प्रधानाध्यापक तैनात होंगे और ना ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिया जाएगा। ऐसे विद्यालयों में केवल उस विद्यालय में तैनात वरिष्ठतम अध्यापक को ही प्रभारी अध्यापक पद का प्रभार दिया जाना है। यदि संबंधित, ध्यान दीजिएगा, यदि संबंधित वरिष्ठ अध्यापक इंचार्ज ना बनने हेतु को लिखित अनुरोध करे तो
उनसे कनिष्ठ अध्यापक जो उससे नीचा होगा उसको ऐसे विद्यालय का इंचार्ज प्रभार दे दिया जाएगा। अब वो चाहे ले या ना ले, लेकिन उसे चार्ज लेना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ जैसे 2 टीचर है, उसकी सीनियर है वो आपसे, और वो कह दे हम चार्ज नहीं लेंगे, तो आप जूनियर तो आपको लेना पड़ेगा, आप ना नहीं कर सकते हो। उपरोक्त कार्रवाई है तो आज ही तत्काल एक पत्रादेश आपके स्तर से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाना है, जिसका आलेख नमूना पत्र के साथ संकलन करें इस आशय से और अपने हस्ताक्षर खंड शिक्षा अधिकारी को 1 घंटे के अंदर ये लेटर देना है। तो यानी कि ये भी काम बहुत जल्दी होना है। अब साथियों सबसे बड़ी बात है, काफ़ी टीचर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम समायोजन में आए हैं, अंतर जनपदी में आए हैं, ये आए हैं वो आए हैं, तो ऐसे हमारी कैसे मानेंगे कि हम सीनियर है जूनियर है। चलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ रूल्स क्या कहता है। देखिएगा, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सीनियरिटी एवं स्कूल चार्ज से संबंधित स्थिति की स्पष्ट व्याख्या। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट व्याख्या करने जा रहा हूँ कि क्या स्थिति है आपके साथ। और दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अपने स्कूल में हेड इंचार्ज है या हेड है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिएगा, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की वरिष्ठता यानी सीनियरिटी तथा विद्यालयों के चार्ज यानी इंचार्ज अध्यापक को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सेवा नियमों के एवं शासनादेशों के अनुसार स्थिति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जो शासनादेश है जीओ है उसके अनुसार सीनियरिटी का आधार क्या है। देखिएगा, शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर किया जाता है। जिस शिक्षक की नियुक्ति पहले हुई है वही वरिष्ठ माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि शिक्षक ए की नियुक्ति तिथि शिक्षक बी से पूर्व की है तो शिक्षक ए वरिष्ठ होगा, भले ही शिक्षक ए किसी अन्य जनपद से स्थानांतरित होकर वर्तमान जनपद में आया हो। यानी कि यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि आपकी नियुक्ति पहले की है, आप किसी दूसरे जनपद से आए हैं, तो ये जो चल रहा है कि सीनियरिटी 0 हो जाएगी, लेकिन अब दोस्तों लग रहा है ये मामला बदल जाएगा। प्रमोशन में तो आपको सीनियरिटी जूनियर कर दिया जाएगा, लेकिन स्कूल का चार्ज लेने के लिए आपको सीनियर रखा जाएगा कि भैया इनकी ज्वाइनिंग पहले है। तो यहाँ पर जो नियुक्ति मानी जाएगी वो स्कूल नहीं बल्कि जिले की मानी जाएगी। आपकी जिले में जब ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा वो नियुक्ति आपकी मानी जाएगी। भले ही कोई 1 तारीख को ले ले, जैसे 1 तारीख को 1 दिसंबर को या मान के चलो 1 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटे गए, उसमें 1 जनवरी 2026 डेट लिखी है। अब जैसे किसी ने 2 तारीख को ले लिया, 3 तारीख को ले लिया और किसी ने 14 तारीख को लिया या 15 को लिया, क्योंकि 15 दिन का टाइम होता है। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि जो स्कूल चार्ज ले लेता था वो सीनियर माना जाता, लेकिन अब नहीं, अब जिले की मानी जाएगी कि किस दिन आपका लेटर ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है। नियुक्ति आपने चाहे 10 दिन बाद ली हो चाहे 12 दिन बाद, इससे कोई मतलब नहीं है। चलेगा, अब जनपद परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा। जैसे जनपद जो आपका जिला है, परिवर्तन से सेवा की निरंतरता समाप्त नहीं होती है। मौलिक नियुक्ति तिथि यथावत रहती है। केवल जनपद स्तरीय वरिष्ठता सूची में पुनःक्रम निर्धारित होता है, अतः कैडर सेवा स्तरीय की वरिष्ठता समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, कैडर की जो वरिष्ठता वो समाप्त नहीं होगी, आप जो सीनियर वो हमेशा सीनियर रहोगे। लेकिन यहाँ पर जब प्रमोशन होते हैं तो ये नियम किया गया है कि जो प्रमोशन किए जा रहे हैं जो पहले से टीचर हैं जिले में उनको फायदा दिया जाए, तो इसलिए उनको दिया जाता है। अब चूंकि बहुत से लोग प्रमोट होके आते हैं, है ना, तो इसलिए अगर आपको यहाँ प्रमोशन नहीं हुए और कोई प्रमोट होके आ रहा है तो यहाँ डिमोट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रमोशन ही किए गए, ये विभाग का ऐसा नियम है। चलेगा, अब यहाँ पर चयन वेतनमान का क्या प्रभाव मैं आपको बता दूं। चयन वेतनमान एक वित्तीय लाभ है, इसका वरिष्ठता यानी सीनियर जूनियर के निर्धारण से कोई संबंध नहीं होता है। 10 साल हो गई आपकी, आपको चयन वेतनमान मिल जाएगा। आप चाहे प्रमोशन हुआ हो या ना हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, 10 साल आपके होने चाहिए। किसी शिक्षक को पहले चयन वेतनमान मिलने से वह वरिष्ठ नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको चयन वेतन मिल रहा है तो भैया आप सीनियर हो गए। देखिएगा, म्यूचुअल ट्रांसफर में बताऊं, किसी को 12 साल हो गए हैं, उसको चयन वेतन में मिल रहा है 10 साल, भैया 10 साल में मिल जाता है। अब कोई भैया जिसको ज्वाइनिंग दो साल ही हुए हैं, अब वो अगर म्यूचुअल हो रहा है, अगर वो दोनों सहायक अध्यापक है, इंचार्ज है या जो भी कुछ है सहायक अध्यापक हो, तो वो आपस में ले सकते हो। भाई उसको चयन वेतन मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, वो आपस में म्यूचुअल ले सकते हैं। अब विद्यालय के चार्ज का सिद्धांत क्या है। विद्यालय का चार्ज, जिसे इंचार्ज हेडमास्टर कहते हैं, सामान्यतः उसी विद्यालय में कार्यरत सेवा में वरिष्ठ निरंतर सेवा वाले तथा किसी विभागीय बाधा से मुक्त सहायक अध्यापक को दिया जाता है। इस आधार पर यदि शिक्षक ए वरिष्ठ है तो चार्ज को प्रथम अधिकार दायित्व शिक्षक ए का ही होगा, क्योंकि वो सीनियर है हर चीज में। तो चूंकि स्कूल ज्वाइन किया तो उसको दे दिया जाता है कि चलो आपने ले लिया, तो इसलिए उसको दे दिया जाता है। मतलब स्कूल ज्वाइन करने का नियम अलग होता है और वैसे अलग होता है, ठीक है।
चार्ज लेने से मना करने की स्थिति, विद्यालय का चार्ज लेना इच्छा का विषय नहीं है बल्कि प्रशासनिक दायित्व माना जाता है। यदि शिक्षक एक चार्ज लेने से मना करता है और शिक्षक भी चार्ज लेने से मना करता है तो दोनों के लिखित अस्वीकार के बावजूद प्रशासनिक आवश्यकता के अंतर्गत प्राय आदेश शिक्षक ए के नाम ही जारी किया जाएगा। वो कह दी, ए वाले ने कह दिया मैं नहीं चार्ज लूंगा, उससे जूनियर ने कह दिया मैं भी नहीं लूंगा, तो यहाँ पर जो खंड शिक्षा अधिकारी बीएसएस साहब आदेश जारी करेंगे वो सीनियर टीचर्स को आदेश जारी करेंगे, और वो भी स्थिति देख के अगर उसको मेडिकली दिक्कत है या कुछ अनफिट है या हैंडीकैप है या कुछ भी हो तो उसको चार्ज नहीं मिलेगा, फिर जूनियर को दिया जाएगा। ठीक है। किसी अन्य विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक को अस्थायी रूप से चार्ज दिया जा सकता है, किसी अन्य और कोई हो तो हो सकता है। अब यहाँ पर संक्षिप्त निष्कर्ष क्या निकला है, वरिष्ठता का आधार मौलिक नियुक्ति माना जाएगा। ठीक है, वरिष्ठता का जो आधार आपकी मौलिक नियुक्ति जब हुई है तब की। जनपद परिवर्तन से सीनियरिटी समाप्त नहीं होती है। चयन वेतनमान वरिष्ठता निर्धारित नहीं करता है और विद्यालय का चार्ज वरिष्ठ का अधिकार एवं दायित्व है और चार्ज से मना करना अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकता है। अब सीनियरिटी की दो कानूनी अवधारणाएं और यही असली खेल है साथियों। सीनियरिटी की दो इन्होंने नियम बना रखे हैं और यहीं पर खेल हो जाता है। देखिएगा, पहला ए, सेवा या कैडर सीनियरिटी आधार मौलिक नियुक्ति तिथि यह पूरे प्रदेश कैडर स्तर पर होती है। इससे चयन वेतनमान पदोन्नति और सेवा लाभ तय होते हैं, ये तो आप मानते हो। यह कभी समाप्त नहीं होती चाहे जनपद बदले। भाई जो ज्वाइनिंग डेट है वो हमेशा रहेगी आपकी, कब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला वो हमेशा रहेगी। और इसका बी पॉइंट सुनिएगा, जनपद स्तरीय सीनियरिटी यह केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए होती है। इसका उपयोग स्कूल चार्ज, स्थानीय तैनाती, जनपद स्तर की व्यवस्था के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दो चलती है, एक जनपद स्तरीय और एक आपकी मौलिक नियुक्ति। ठीक है, विभाग इसी जनपद सीनियरिटी का सहारा लेकर आदेश जारी करता रहता है कि हाँ भैया आपको चार्ज लेना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, इसी का सहारा लेके। अब यहाँ पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण में विभाग क्या करता है, जब कोई शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण से आता है तो शासनादेशों में अक्सर यह पंक्ति होती है, स्थानांतरित शिक्षक को नए जनपद की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। ये तो आपने देखा ही होगा, यानी कि सीनियरिटी शून्य हो जाती है, या मानते हो ना। यहीं से भ्रम और दुरुपयोग शुरू होता है, जो कि गलत है। देखिएगा क्या होता है, विभाग की इस लाइन की गलत व्याख्या कैसे करता है। देखिएगा, विभाग की व्याख्या व्यवहार में बाहर से आए शिक्षक की पूरी सीनियरिटी समाप्त मान ली जाती है, उसे नए जनपद में सबसे कनिष्ठ माना जाता है, यानी कि सबसे नीचे जूनियर माना जाता है। उससे बाद में नियुक्त शिक्षक को सीनियर घोषित कर दिया जाता है। इसी आधार पर स्कूल चार्ज प्रभावी स्थानीय निर्णय दिए जाते हैं। यह प्रशासनिक सुविधा आधारित व्याख्या है, शुद्ध सेवा नियम नहीं है, ये आप जान लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, विभाग ऐसा करता क्यों करता है, असल कारण है इसका मैं बता दूं। कारण 1 क्या है, देखिएगा। पहला कारण मैं आपको बताऊं, स्थानीय असंतोष से बचने के लिए पुराने जनपद के शिक्षक दबाव बनाते हैं, बाहर से आकर हमसे सीनियर कैसे हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहले क्या होता था, अरे ये तो बाहर का है, मैं इससे सीनियर हूँ, पहले मैं स्कूल में चार्ज लिया हूँ, उससे क्या होता। तो उनके अंदर एक असंतोष होता है, अरे यार बताओ ये आ गया है और मैं इतने साल से रह रहा हूँ, इसको कैसे सीनियर बना दिया। उसके बाद है, विभाग शांति बनाए रखने के लिए आदेश दे देता है कि भैया शांति रहे, तो वो सही है। और कारण दूसरा है, शासनादेश की स्पष्ट भाषा सबसे नीचा रखा जाएगा। यह नहीं लिखा होता है कि किस संदर्भ में, किस प्रायोजन में। तो चूंकि माँ तो कह दी कि आपका जो सीनियरिटी 0 हो जाएगी, लेकिन किस संदर्भ में, यहाँ पर ये इसकी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए कि भैया हम सीनियरिटी 0 होगी चलेगा, किस में, प्रमोशन में या स्कूल का चार्ज लेने में या और कोई वित्तीय कार्य करने में, या जहाँ पर जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर सारे स्टाफ से हम जूनियर हो गए। भैया कैसे हो जाएगा, आपको सोचिए। किसी की नियुक्ति 2013 में हुई है और किसी की 2018 में हुई है, तो कौन सीनियर है आप सोचिएगा। भाई जो भले ही वो ट्रांसफर लेके आ रहा, लेकिन सीनियर तो वही माना जाएगा ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, बीएसए और बीओ साहब अपनी सुविधा अनुसार निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब बहुत से लोग मैटर जाते तो वे अपने अनुसार निर्णय ले लेते हैं। कारण, और तीसरा क्या कारण है, स्कूल चार्ज को सेवा लाभ नहीं माना जाता है। विभाग का तर्क है, चार्ज कोई पदोन्नति नहीं, केवल स्थानीय व्यवस्था है, इसलिए वे कहते हैं सेवा सीनियरिटी अलग, चार्ज के लिए जनपद सीनियरिटी लागू। तो यहाँ पर सेवा ये इंचार्ज वाली अलग रहता है, वो अलग रहता है। क्या विभाग के ऐसे आदेश पूरी तरह सही है। यहाँ पर कानूनी स्थिति में आपको 7 शब्दों में बता दूं, सेवा सीनियरिटी खत्म करना जो कि गलत होता है। ये लोग कह रहे हैं कि भैया कोई दूसरे जनपद से आ रहा है उसकी सीनियरिटी 0 हो जाती है, वो गलत है। और चयन वेतनमान या प्रमोशन में कनिष्ठ मानना ये अवैध है, ये भी गलत है कि भैया चयन वेतनमान में आप उसे या उसमें आप उसे
प्रमोशन में आप उसको जूनियर मान रहे हो, ये चीज़ गलत है। लेकिन केवल स्कूल चार्ज के मामले में अदालतें कई बार विभाग के प्रशासनिक विवेक को स्वीकार कर लेती हैं यदि आदेश में लिखा हो हित में या प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत, ये लिखा हो, अगर आपको दिया जा रहा है, अगर ये कहीं लिखा है तो इसको कोर्ट भी सही मान लेती है, चलो भैया हित के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसलिए आपके केस में क्या हुआ, बाहर से आए शिक्षक की जनपद सीनियरिटी शून्य मानी गई, स्थानीय शिक्षक को जनपद स्तर पर वरिष्ठ माना गया, उसी आधार पर चार्ज प्रभारी का आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये आदेश कर दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पर सीधी सी बात है कि वैसे भी आज के समय में चार्ज कोई लेना नहीं चाह रहा है, तो अगर ये आपके यहाँ अंतर जनपदी में कोई टीचर आया है तो वो चार्ज ले सकता है अगर उसका मन हो तो। यह विभागीय प्रैक्टिस है, ना कि पूर्ण रूप से शुद्ध सेवा सिद्धांत। अंतिम निष्कर्ष क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, लास्ट शब्दों में बता दूं, विभाग अंतर जनपदी स्थानांतरण में सेवा सीनियरिटी नहीं बल्कि जनपद स्तरीय सीनियरिटी लागू करके चार्ज संबंधी आदेश जारी करता है। यह व्यवस्था प्रशासनिक सुविधा आधारित है, ना कि सेवा नियमों के आदर्श व्याख्या। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर यह जो जानकारी है साथियों वो सेवा नियमों की सामान्य व्याख्या हेतु है। और यहाँ पर आप हर जैसे कि बेसिक शिक्षा नियमावली है और जियो वो हर साल नए नए तरीके से जारी होता रहता है। तो जो अभी तरीका चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से होता है। और यहाँ पर साथियों आप 15 तारीख तक इसी मैटर पे काम होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। फिलहाल साथियों आपकी क्या स्थिति, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।